अगर ये 3 लोग मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो मुझे नहीं लगता कि बयानिए की दौड़ में पीटीआई को कोई मुश्किल हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुश्किल तरीन सियासी हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान की रूल ऑफ लॉ के लिए कानूनी जंग जारी है। मतलब ग्राउंड के ऊपर जितनी एफर्ट वो कर सकते हैं उतनी हो रही है। थ्रू जेल इमरान खान जो मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं वो हो रहे हैं, उनके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है और आज भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। यानी आगे आने वाले हफ्ता 10 दिनों के अंदर अंदर कुछ 2-3 अहम इवेंट्स होने हैं जो प्लान किए गए हैं। कुछ की मंजूरी आज दी गई है जो आगे का रास्ता तय कर सकेगी, या यूं कह लीजिए कि मई जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर जाएगा कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अभी तक तो किसी को समझ नहीं आ रही। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वर्कर्स, कारकुनान, उनको कुछ पता नहीं है कि आगे की डायरेक्शन क्या है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और इवेंट्स भी हो रहे हैं जो काफ़ी हद तक फैसला कुन हो सकता है। ख़ास तौर पर 8 मई को और 10 मई को होने वाले 2 इवेंट्स और भी आगे पाइपलाइन में है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भी तस्वीर भेज के पूछ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, ख़ास तौर पर कल की और आज की एक्टिविटीज़ को लेके। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं या सियासी सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से बेहतर राय तो यकीनन फवाद चौधरी साहब दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी तक क्रॉस चेक किया है, जिन मीटिंग्स में वो बैठे हैं, जिन मीटिंग्स की तस्वीर सामने आई हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक या जो वहाँ पर मौजूद और लोगों से मैंने क्रॉस चेक किया है ज़िम्मेदारान से, वो ये बताते हैं कि जिन मीटिंग्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान बैठे, उन मीटिंग्स में फवाद चौधरी को भी दूसरी साइड से बुलाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एतजाज़ हसन के घर पे एक चाय की दावत थी जिसमें पीटीआई के कुछ लोग भी थे और वहाँ पर फवाद चौधरी साहब को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, वहाँ की तस्वीर मंजर आम पे आई। और उसके बाद आज भी कुछ एक्टिविटीज़ थी, जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने आज लाहौर में एक ब्रंच पे पीटीआई के रहनुमाओं को बुलाया था। तो वहाँ पर भी पीटीआई के जो अपोजिशन अलायंस में शामिल लोग हैं वो भी मौजूद थे और फवाद चौधरी को भी बुलाया गया था। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कोई बहुत ज़्यादा देर तक फवाद चौधरी साहब वहाँ पे नहीं बैठे और फिर उठ के वहाँ से रवाना हो गए। उनसे इस बारे में पूछा भी जाता है कि क्या आप सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं, तो अभी वो तैयार तो हैं ज़हनी तौर पे, मतलब करना तो चाहते हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात हैं। अभी आपको पता है 9 मई के कोई 8 वाक़यात में वो शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं। इमरान खान से उनकी एक मुलाकात थी, पैगाम भी उन तक पहुंचा, लेकिन अभी तक वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनको ख़ुद क्लैरिटी चाहिए, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो पीटीआई को रिप्रजेंट कर सके। लेकिन फॉर्मली क्या उन्होंने ज्वाइन कर लिया है या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये तस्वीर और विजुअल्स आप तक आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वैसे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 2-3 लोग ऐसे हैं जो पीटीआई की पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी को इस वक्त बदल सकते हैं। लाइक फवाद चौधरी तो है ही नैरेटिव के हीरो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब वन लाइनर कोई ट्वीट हो या वन लाइनर कोई नैरेटिव हो। अभी 2-3 दिनों से आपने सुना बड़ी डिबेट हो रही है कि डील नहीं डायलॉग या इंगेजमेंट। तो ये फवाद चौधरी का ही नैरेटिव है कि हर चीज़ अगर बात शुरू करनी है दैट डजंट मीन कि डील करनी है, इंगेजमेंट भी कोई चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फवाद चौधरी बेहतर तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ 2-3 और खिलाड़ियों को भी ऐड करने की ज़रूरत है और उनमें से आप शायद इख्तलाफ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेख वकास अकरम वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने देखा मीडिया पे, और जिस तरह से वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं या अपना मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब इस लिहाज से कि बात करना भी और अपना एक पूरा नैरेटिव या पूरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख देना और बड़ी दिलेरी के साथ रख देना। तो मुझे इस हिसाब से पीटीआई की इस वक्त की जो दस्तयाब लीडरशिप है उसमें शेख वकास अकरम एक ऐसे रहनुमा के तौर पे नज़र आए कि इनको इस अंदाज से भी आगे लाना चाहिए, एक टीम बना के कि ये भी प्रेस टॉक्स में आके बैठे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, पता नहीं अपनी मर्जी से नहीं करते या कोई ऐसी स्ट्रेटजी पीटीआई की ऐसी है। लेकिन अगर ऐसी है भी तो उन्हें इंगेज करना चाहिए। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही जैसे 2-3 चेहरे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा। अच्छा, पीटीआई के ही एक और एमएनए है डॉक्टर निसार जट, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को शिकस्त दी है फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, और
वो भी बड़े क्या कहना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो भी बड़े दिलेर किस्म के आदमी है। मतलब उनको भी बड़े लोग पसंद करते हैं और वो इमरान खान के शेदाई भी ठीक ठाक है। और वो जब गुफ्तगू करते हैं या जब बातचीत करते हैं तो मेरा ख्याल है ऐसे कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए मीडिया में रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर ये 2-3 लोग जैसे फवाद चौधरी, शेख वकास अकरम, डॉक्टर निसार जट, ऐसे लोग अगर मीडिया पे सामने आके पीटीआई को रिप्रेजेंट करने लगे तो काफ़ी नैरेटिव बिल्डिंग में इनकी मदद हो सकती है, जो आजकल हो नहीं पा रहा है या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर निसार जट का वो क्लिप आपने शायद देखा हो, मुझे तो बड़ा पसंद आया, टिकटॉक के ऊपर था, जब वो इमरान खान की तस्वीर पीटीवी के कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे थे और पीटीवी का कैमरा बच रहा था, कोशिश कर रहा था कि इमरान खान की तस्वीर उसके फ्रेम में ना आ सके, और वो कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। वो सामने आपको शायद नहीं पता, लेकिन जब ऐवान में बैठे होते हैं तो सामने कैमरे वो स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, तो उनसे पता चल रहा होता है कि इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर कौन सी स्क्रीन दिखाई जा रही है। तो वो वहाँ पे देख लेते हैं कैमरे में और फिर वो इमरान खान को उस एंगल में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो बड़ा दिलचस्प एक क्लिप था, अगर आपने कहीं देखा हो तो। एनीवेज, अब वापस आ जाइए ज़रा। 2 इवेंट्स जो मैंने बोला आपको आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स होंगे, उनमें एक तो है 8 मई का इवेंट जो कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से है, यानी सबसे बड़ा इजलास एक इस्लामाबाद में तलब किया जा रहा है। इमरान खान की हिदायत पर असद कैसर ने उसके लिए भरपूर काम किया है और जो अपोजिशन अलाइंस के ज़ेरे एहतमाम, यानी ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है रूल ऑफ लॉ के लिए जो तहरीक बनाई गई है, उसके ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में 8 मई को होने जा रहा है रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन या रूल ऑफ लॉ इजलास। तो ये इजलास अपनी नौयत का इसलिए भी बड़ा इजलास है क्योंकि इसमें साबिक जजेस को भी बुलाया गया है, साबिक ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाया गया है और मीडिया की अहम शख्सियात को भी दावतनामे भेजे जा रहे हैं ताकि एक मैसिव किस्म का स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रूल ऑफ लॉ के हवाले से यहाँ से जाए। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं, बार काउंसिल्स के साथ आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनके साथ साथ इस तरह के इजलास या ऐसे कन्वेंशन जो है वो भी बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। यानी एक डिबेट जो है वो इनिशिएट हो जाती है और फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे बहुत सारी डिस्कशंस उसको लेके भी होती है। तो 8 मई को ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इस्लामाबाद में। जब होगा तो उसको भी आपको रिपोर्ट करेंगे उस दिन। और इसके बाद एक बड़ा मेगा इवेंट जो है वो 10 मई का जलसा है फैसलाबाद में। यानी एक तो 5 मई को कराची में करना था, उसकी तो परमिशन नहीं मिली, वो जलसा नहीं हो रहा क्योंकि कल 5 मई है, तो वो जलसा अभी तक तो उसकी इजाज़त ही नहीं मिली, तो कहाँ से होना। लेकिन 10 मई का जो जलसा है उसके बारे में पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान हैं, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा हामिद रज़ा, उनका ख़ुद का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो वो ये कहते हैं कि अगर इजाज़त मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी हमने वो जलसा करना है और हर हाल में करना है। ये वो जलसा है जो पंजाब में इस माहौल में अगर ये जलसा पीटीआई करने में कामयाब हो गई, कन्फ्रंट्रेशन के बावजूद ये कर लिया, तो यहाँ से एक चीज़ जो है वो एक नए अंदाज में सामने आ सकती है। यानी पंजाब इस टाइम एज़ कम्पेयर टू केपी, पंजाब थोड़ा पीछे है रेजिस्टेंस के मामले में, या वोट तो दे दिया इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं लोगों को शिकवा है कि पंजाब से बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं उठ रही। तो उसके लिए हामिद रज़ा साहब अब तैयार हुए हैं कि वो पंजाब से पहला जलसा फैसलाबाद से करें। अब देखते हैं कि ये जलसा हो पाता है, क्योंकि अगर ये हुआ तब भी कन्फ्रंट्रेशन होनी है बड़े पैमाने पर, पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, पंजाब हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये ना हो, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप की ख्वाहिश होगी कि ये जलसा हर सूरत किया जाए। तो अब ये कारकुनान पे या वर्कर्स पे डिपेंड करता है कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाते हैं नहीं बनाते। अगर एक भी जलसा पंजाब से मैसिव पैमाने पर हो गया, बड़े एक पावर शो में कन्वर्ट हो गया, तो फिर मोमेंटम पंजाब से भी बदल सकता है और बड़ी ज़रूरत है कि पंजाब से थोड़ा सा हरकत जो है वो शुरू हो। इसके साथ साथ जो अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस है उनका पंजाब में आज पड़ाव का दूसरा दिन था। आज काफ़ी एक्टिविटीज़ रही। एक तो सीनियर सहाफ़ियों के साथ पीटीआई के और जो बाकी जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, जैसे असद कैसर है, महमूद अचकज़ई हैं, बीएनपी के लोग हैं और बाकी जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस में शामिल है, उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है। बल्कि ये मुलाकात का एहतमाम या खाने का एहतमाम ये सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ही इनिशिएट किया गया था और उन्होंने बुलाया था, जहां पर ये काफ़ी तकरीबन 3 घंटे तक मुझे बताया गया कि ये मुलाकातें रही हैं और इनमें खुल के बातचीत हुई सियासी मामलात के हवाले से, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हो सकता है। तो इसमें सीनियर सहाफ़ियों को भी ये मैसेज दिया गया है कि ज़िम्मेदारी आपकी भी है। बेशक इख्तलाफात होंगे हमारे आपस में, लेकिन इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ के लिए हम मिल के आगे बढ़ें। फिर इसके साथ साथ
ग्रैंड अलाइंस ने आज आपको मालूम है कि अमीर जमात इस्लामी जो नए मुंतखब हुए हैं उनसे मुलाकात की है हाफिज़ नईमुर रहमान से, और उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि आप हमारी मुहिम में शामिल हो जाएं। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ ऑफ द रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँची है वो ये कि जमात इस्लामी ने अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि कैसे मिल के आगे बढ़ना है। उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि इस मुहिम का मकसद कोई हुकूमत गिराना या कोई इस तरह की अनारकी नहीं है, सिर्फ रूल ऑफ लॉ और जो इस वक्त जुल्म और जबर हो रहा है इसको रुकवाना और कारकुनान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा इसकी बहाली जो है वो एक कंबाइन इशू होना चाहिए या मकसद होना चाहिए। तो इसके तहत आगे बढ़ना है। तो उन्होंने ये कहा कि 25 मई को उनकी कोई मजलिस शूरा का इजलास होगा तो उसमें वो रखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। फिर इसी के साथ जो 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान हैं जो इस वक्त जेलों में हैं उनके घरों में जाने का सिलसिला शुरू किया गया। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है आलिया हमज़ा के रिहाइशगाह पर असद कैसर पहुँचे, लेकिन आज बताया गया कि उमर चीमा की रिहाइशगाह पर पहुँचे। फिर आबाद फ़ारूक उनके घर पहुँचे, मियाँ आबाद फ़ारूक जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और एक बच्चा तो जाँ भाग भी हुआ, तो उन बच्चों के साथ जाके भी असद कैसर ने मुलाकातें की और काफ़ी पूरी दास्तान उनकी सुनी। इसी तरह आगे भी ये सिलसिला रहेगा। जो और असीरान हैं उनकी रिहाइशगाह पर भी जाना है। और यहाँ पर मुझे ये पता चला कि जो उनके लवाहिकीन हैं या अहले खाना है उन्होंने इस बात का गिला किया कि पंजाब की क़यादत इस मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़ी नहीं हुई। और ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि पंजाब की क़यादत पर भी मुश्किल वक्त रहा, वो ख़ुद रूपोश रहे, बहुत सारे मुश्किल वक्त देखे, लेकिन अब जाके उनको ये लग रहा है कि उनके पास उनके घर कोई पहुंच रहा है। तो असद कैसर का खैबर पख्तूनख्वा से आके पंजाब में इन लवाहिकीन के घर का दौरा करना, मेरा ख्याल है ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और जो भी लीडर PTI का लाहौर का रुख करे वो कम अज़ कम इन लोगों के घरों तक ज़रूर जाए। कुछ लोग पहले भी गए हैं लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए क्योंकि इस मुश्किल टाइम में उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।